हेलो टू ऑल। स्टॉकिंग में आपका स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि वो कौन से तीन प्राइमरी फोर्सेस हैं जो मार्केट में इम्बैलेंस को ट्रिगर करते हैं और उस इम्बैलेंस की वजह से मार्केट मूव करता है। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे स्मार्ट मनी पैडे रिटेलर्स को इनवाइट करता है, लिक्विडिटी पूल क्रिएट करता है और एक्यूमुलेट करता है। इस जोन को हम एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं। उसके बाद स्मार्ट मनी रिटेलर्स के एसएल को ग्रैब करता है, इसको हम मैनिपुलेशन जोन बोलते हैं। और इसके बाद स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर फ्लो के ऑर्डर को प्लेस करता है और मार्केट शार्प इम्पल्सिव मूव देता है। उसके बाद इस मूव के दौरान ही एक इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। मार्केट इस इनएफिशिएंसी को टैप करने वापस आता है और फर्दर अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है। तो ये तीन फेजेस हैं जो हमने डिस्कस किए थे: एक्यूमुलेशन फेज, मैनिपुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, और हमने तीन टाइप की ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस किया था। एक है लिक्विडिटी स्वीप ट्रेडिंग, दूसरी है हमारी ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग और तीसरी है हमारी इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग। अब हम वन बाय वन इन तीनों टाइप की ट्रेडिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इन डेप्थ जाएंगे, बहुत क्लैरिटी लेके आएंगे। और आज हम शुरुआत करेंगे इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग से। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग की डिमांड भी ज़्यादा है, और जब हम इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग को कवर करेंगे तो कई ऐसे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे जो हमारी फर्दर ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग और लिक्विडिटी स्वीप ट्रेडिंग में भी काम आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है, कि मार्केट एसएल हंट करने के बाद ऑर्डर फ्लो प्लेस होते हैं। यहाँ पे बिग मनी अपने ऑर्डर प्लेस करता है जिसकी वजह से एक शार्प अपसाइड मूव आता है। इस मूव के दौरान ही एक इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। मार्केट इस इनएफिशिएंसी को टैप करने वापस आता है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग करने वाले जो लोग होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट इनएफिशिएंसी पे करते हैं जब मार्केट इनएफिशिएंसी को टैप करने वापस आता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक रियल चार्ट पे हमें इनएफिशिएंसी को आइडेंटिफाई कैसा करना है। आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना एक चार्ट पे कि कहाँ पे इनएफिशिएंसी जनरेट हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं थ्री कैंडल स्ट्रक्चर। जब भी तीन ऐसी कंजिक्यूटिव कैंडल्स बनती हैं जहां फर्स्ट कैंडल की विक और थर्ड कैंडल की विक के बीच में गैप होता है, तो हम इसी गैप को इनएफिशिएंसी या फेयर वैल्यू गैप एफवीजी कंसिडर करते हैं, और हम मानते हैं कि यहीं पे इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई है और मार्केट इसी को टैप करने वापस आ सकता है। जिस कैंडल पे मार्केट में ऑर्डर प्लेस होते हैं जिसकी वजह से ऑर्डर फ्लो जनरेट होता है और इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से मार्केट शार्प मूव देता है, उस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि यही वो ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक जहां पे ऑर्डर प्लेस होने की वजह से इनएफिशिएंसी इनबैलेंस क्रिएट हुआ और उस इम्बैलेंस की वजह से मार्केट ने इंपल्सिव मूव दिया जिसने फर्दर इनएफिशिएंसी क्रिएट की। इसलिए इनएफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिर्फ थ्री कैंडल स्ट्रक्चर देखना है जहां पे फर्स्ट कैंडल के विक और थर्ड कैंडल के विक के बीच में गैप हो। इन तीन कैंडल से पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में क्या बना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कई लोग यहाँ पे इनसाइड कैंडल होती है तो कुछ और चीज़ें कंसिडर करते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि हम फर्दर आईडी मॉडल का यूज़ करेंगे, वहाँ इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको हर टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक चीज़ देनी है कि तीन ऐसी कैंडल बनी हो जिसमें फर्स्ट कैंडल के विक और थर्ड कैंडल के विक के बीच में गैप हो। उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बेसिकली हमें तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है ना जो ऑर्डर फ्लो लगने के बाद हुई है। भाई ऑर्डर फ्लो लगने के बाद ही तो मार्केट एक इम्पल्सिव मूव देता है जिससे इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। तो उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी के लिए अपने माइंड में इतनी क्लैरिटी रखिए। आपको चार्ट पे किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर इनएफिशिएंसी यानी एफवीजी को आइडेंटिफाई करना है तो आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि तीन कैंडल का स्ट्रक्चर जहां पे फर्स्ट कैंडल के विक और थर्ड कैंडल के विक के बीच में गैप हो। ठीक है, इजी है। तो अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, हम कहीं भी अपनी इनएफिशिएंसी को आइडेंटिफाई कर लेंगे और जब मार्केट इनएफिशिएंसी को टैप करने आएगा हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे। काफ़ी सिंपल ट्रेडिंग हो गई। और यही कोर कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, मतलब इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग का यही कोर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ही यही है, इसके अलावा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक होता है ना कोर कॉन्सेप्ट, वो यही है कि जब भी मार्केट इनएफिशिएंसी को टैप करने आएगा हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि दो बहुत बड़े इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना ज़रूरी है। अगर हमने उनको सॉल्व नहीं किया तो हमारी ट्रेडिंग में ब्लंडर हो जाएगा
ब्लंडर इतना होगा कि हमारा ड्रॉडाउन ज़्यादा होगा और प्रॉफिट कम होंगे। ऐसा क्यों है, पहले उन दोनों इश्यूज़ को समझ लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमें उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले इश्यू देखिए आप। देखिए, हम ना इनएफिशिएंसी आइडेंटिफाई करने के लिए जो 3 कैंडल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं ना, जहाँ फर्स्ट कैंडल की विक और थर्ड कैंडल की विक के बीच में गैप देखते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर ना आपको कई बार एक्यूमुलेशन फेज़ में मिल जाएगा। अब अगर आपने उसको आइडेंटिफाई किया एज़ एन एफवीजी और एंट्री ली तो क्या होगा? लॉस होगा। क्योंकि हमें तो वो वाला इन एफवीजी आइडेंटिफाई करना है, वो वाली इनएफिशिएंसी आइडेंटिफाई करनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के दौरान बना हो। कई बार यहाँ पे आपको इनएफिशिएंसी देखने को मिलेगी, कई बार यहाँ पे मिलेगी, आप यहाँ एंट्री लोगे, एसएल गया, यहाँ एंट्री लोगे, एसएल जाएगा, यहाँ पे कई बार इनएफिशिएंसी बन जाएगी, आप यहाँ पे मार्केट आएगा वापस, एंट्री लोगे, गया एसएल। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है कि एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन फेज़ में भी एफवीजीज़ बन जाते हैं, जो कि कंसिडरेबल और रिलायबल नहीं होते। अगर हम वहाँ पे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे एसएल हिट होते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ फ़िल्टर यूज़ करने होंगे। ऐसे फ़िल्टर्स जो हमें बता पाएँ कि अभी मार्केट कौन से फ़ेज़ में है, ताकि हम मैनिपुलेशन और एक्यूमुलेशन फ़ेज़ में ट्रेडिंग को अवॉइड करें। ऐसे एफवीजीज़ को अवॉइड करें जो कि कंसिडरेबल नहीं है और मैनिपुलेशन और एक्यूमुलेशन फ़ेज़ में बने हैं। पहला इश्यू क्लियर हो गया। अब सेकंड इश्यू देखते हैं। सेकंड इश्यू को ना थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए ना, तो आपको आगे आईडी मॉड्यूल में एल्गोरिथम समझने में बहुत हेल्प होगी। तो देखो, मार्केट जब भी एक इम्पल्सिव मूव देता है ऑर्डर फ्लो लगने के बाद, और उस ऑर्डर फ्लो लगने के बाद जो इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती है ना, वो मल्टीपल इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही इनएफिशिएंसी क्रिएट नहीं होती। मान लो मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर लगा, ऑर्डर लगाने के बाद इम्पल्सिव मूव दिया। अब इस इम्पल्सिव मूव के दौरान मार्केट क्या करेगा, पहले 1 मिनट पे जब आप शिफ्ट करके देखोगे ना, मार्केट कई इनएफिशिएंसी क्रिएट करेगा, कई एफवीजीज क्रिएट करेगा। उनमें से कई एफवीजीज को कभी टैप करने वापस भी नहीं आएगा, और कुछ को रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट करने के बाद फर्दर 1 मिनट पे और ऊपर एफवीजीज क्रिएट करेगा और फिर मूव कंटिन्यू करेगा। और इसी के दौरान, इसी 1 मिनट पे जब आप देख रहे होगे, इस मूव के दौरान 5 मिनट पे एक एफवीजी क्रिएट हो जाएगा। और जब 5 मिनट पे एफवीजी क्रिएट होगा, तो मार्केट उसको टैप करने ही वापस आ सकता है। ठीक है? अगर मार्केट उसको रैप करने वापस आएगा, फिर फर्दर मूव करेगा, और फर्दर मूव करते वक़्त एक और या 2 और या ना जाने कितने 5 मिनट पे एफवीजी भी क्रिएट कर सकता है मार्केट। लेकिन इसी मूव के दौरान अगर 15 मिनट पे एफवीजी क्रिएट हो गया और मार्केट उसको टैप करने वापस आ गया, तो 15 मिनट के एफवीजी को टैप करके मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमें नहीं पता मार्केट कितने एफवीजीज़ बनाएगा, कि कौन से टाइम फ्रेम पे, और कौन से एफवीजीज़ को मार्केट टैप करने आएगा, कौन से को टैप करने कहीं वापस ही नहीं आएगा, और कौन से को फेल कर देगा। अब फेल क्यों कर देगा? सिंपल सी बात है ना, देखो इसको तो मार्केट टैप करने आया ही नहीं, इसको मार्केट टैप करने आया। अब ये दोनों जो एफवीज हैं, ये तो फेल हो गए ना, जब मार्केट 5 मिनट के को टैप करने आ गया। फेल हो गए नहीं हो गए 1 मिनट के 2 एफवीजीज़? हम तो 5 मिनट पे जब टैपिंग हो रही थी, हम तो 1 मिनट पे एंट्री बना लेते हैं अगर हम 1 मिनट का यूज़ करते हैं। तो ये तो दोनों एफवीजीज़ हमारे फेल हो गए। उसके बाद 5 मिनट पे जो यहाँ एफवीजीज़ बने होंगे, अगर मार्केट 15 मिनट के एफवीजी को टैप करने आ गया, तो ये तो फेल हो जाएँगे ऊपर के। हो जाएँगे, नहीं हो जाएँगे फेल? तो बस यही बहुत बड़ा इश्यू है। मार्केट का एल्गोरिथम इसी तरह काम करता है। मार्केट जब भी इम्पल्सिव मूव देता है, तो कई एफवीजीज़ बनाते हुए चलता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम से शुरू करता है, फिर लार्जर टाइम फ्रेम पे जाता है, और हमें इसके दौरान नहीं पता कि मार्केट कौन से टाइम फ्रेम के किस एफवीजी को टैप करेगा, किसको कभी टैप करने आएगा ही नहीं, और किसको पेनिट्रेट कर जाएगा। और ये बहुत बड़ा इशू है। हम तो 5 मिनट में यहाँ भी एंट्री बना लेते, हमारा तो ऐसे लेट हो जाता। 1 मिनट में यहाँ एंट्री बना लेते, हमारा तो ऐसे लेट हो जाता। हमारा कोर कॉन्सेप्ट तो यही है ना, कि हमें मार्केट जब भी एफवीजी को टैप करने आएगा, हमें एंट्री लेनी है। अगर हम खाली कोर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एंट्री बनाते हैं, तो कितने ऐसे लेट हो जाते हैं हमारे? होते या नहीं होते? समझो इस बात को। बस यही 2 रीज़न्स हैं, यही 2 इश्यूज़ हैं जिनकी वज़ह से हमें मार्केट में कुछ तो ऐसा करना होगा, जिससे हम अपने ट्रेड्स को फ़िल्टर कर पाएँ, और जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट्स है, इनएफिशिएंसी की टैपिंग पे एंट्री लेना, उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर पाएँ। तो इन दोनों इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम कुछ फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं मार्केट में, ठीक है? उन फ़िल्टर्स की मदद से हम कोशिश करते हैं कि हम गलत फ़ेज़ में एंट्री ना लें, हम ऐसे एफवीजीज़ पे एंट्री ना लें जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जो कंसिडरेबल नहीं है। तो चलो एक-एक करके आज ब्रीफ में हम सिर्फ उन डिस्कस करेंगे।
ठीक है, एक ब्रीफ लेंगे और फर्दर फिर हम वन बाय वन करके आगे आने वाले लेक्चर्स में उनमें भी इन डेप्थ जाएंगे, उनको भी इस तरह समझेंगे कि ट्रेडिंग का जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो हमारे माइंड में। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से फिल्टर्स हैं। तो ये कुछ फिल्टर्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे अपने इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा फिल्टर आता है वो है लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट। अब लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट क्या है? जब भी मार्केट लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट ग्रैब करने के बाद मूव करता है तो वो मूव कंसिडरेबल होता है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट का हम यूज़ करते हैं ना, इससे क्या होता है, हम जो है इनकंसिडरेबल जो एफ मार्केट में बनते हैं या फ्यूललेस बिना स्ट्रेंथ के एफ बनते हैं जिनके फेल होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको फिल्टर आउट कर देते हैं, जिस वजह से हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट हमें एक ऐसा फिल्टर है जो हमें मदद करता है अपने एफ एंट्रीज को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, और फ्यूललेस एंट्रीज से दूर रहने के लिए। ज़्यादातर एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन फेज में जो एफ बनेंगे उनके पास लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट नहीं होगा और वो फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा रखते हैं। तो अगर हम वहाँ पे लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट को देखेंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो कितनी बढ़ जाएगी, हम वहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे ना। तो बस ये फिल्टर इस काम आता है। अगला फिल्टर आता है हमारा स्ट्रक्चर चेंज और टाइम फ्रेम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ने अभी तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है या फिर जो एफ बनाया है वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे ही बना है, तो इसका मतलब है हायर चांसेस हैं कि अभी ये सिर्फ मैनिपुलेशन और एक्यूमुलेशन जोन के एफ हैं। ठीक है, तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए। इसको मैं थोड़ा एग्जांपल समझाता हूँ। आप ये देखो, मान लो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, इस एफ का यहाँ पे मार्केट इस एफ को टैप करने जब आया तब हम एंट्री बनाते हैं। ठीक है, पर अभी स्ट्रक्चर चेंज तो हुआ नहीं था और मार्केट ऊपर जाता ही नहीं, यहीं से वापस आ जाता क्योंकि ऑर्डर फ्लो लगा ही नहीं। ठीक है, तो बेसिक सी बात यही हो गई ना कि आपने तो 1 मिनट के एफ को देख के एंट्री ले ली लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में गया ही नहीं। तो स्ट्रक्चर चेंज और बड़ा अच्छा टाइम फ्रेम यूज़ करना हमें फिल्टर करता है इनकंसिडरेबल एफ को और हमें एक बेटर एंट्री दिलवाता है। ठीक है, तो अपने मन से एक तो पहले भ्रांति निकालो, एक मिसकॉन्सेप्शन निकालो जो है कि बिना स्ट्रक्चर चेंज के मार्केट में इनएफिशिएंसी मूव नहीं आ सकता, या बिना स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, CISD अगर अभी नहीं हुआ है तो हम एंट्री नहीं ले सकते। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ट्रेडिंग का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? इनएफिशिएंसी का टैप होना और हमें वहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करना। ये सारे लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट, स्ट्रक्चर चेंज और टाइम फ्रेम, ये तो महज फिल्टर्स हैं। हमारा मन करेगा हम लगाएंगे, हमारा मन नहीं करेगा हम नहीं लगाएंगे, और हमेशा लगाने भी नहीं होते। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार मार्केट बिना स्ट्रक्चर चेंज करे ही आपके एफ को टैप करेगा और चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे, क्योंकि आपने एक वो बना लिया है, रूल बना लिया है कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगी, लिक्विडिटी नहीं स्वीप होगी तो एंट्री नहीं होगी, इंड्यूसमेंट नहीं है तो हम एंट्री नहीं ले सकते। नहीं बॉस, ये सिर्फ फिल्टर्स हैं और इनमें से कौन सा फिल्टर यूज़ करना है ये हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगला फिल्टर आता है हमारा बायस एंड ट्रेंड चेंज। अब बायस और ट्रेंड चेंज एक ऐसा फिल्टर है जो हमें, अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट किसी इनएफिशिएंसी पे ट्रेड प्लेस कर रहे हैं तो हमें अपनी पोजीशन साइज को कम करने में हेल्प करता है या फिर उस ट्रेड को अवॉइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसके भी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला फिल्टर आता है जो काफ़ी फेमस है, फ्रैक्टल्स। अब फ्रैक्टल है क्या? देखो, फ्रैक्टल कुछ नहीं है। फ्रैक्टल बेसिकली हमें मदद करता है, हमें बताता है कि भाई अगर ना तुम किसी इनएफिशिएंसी पे एंट्री ले रहे हो और उसके नीचे जस्ट किसी हायर टाइम फ्रेम का इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है ना, तो तुम्हारे इनएफिशिएंसी के फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, तुम एंट्री मत लो। यही है फ्रैक्टल बस। तो हमें फ्रैक्टल किस चीज़ से बचाएगा? हमने डिस्कस किया था ना कि ये दोनों इनएफिशिएंसी क्यों फेल हो रही थी, क्योंकि मार्केट 5 मिनट को टैप करने आया। तो बस फ्रैक्टल हमें कहता है कि अगर नीचे 5 मिनट के एफ हैं तो 1 मिनट के ऊपर के एफ पे एंट्री मत लो, या नीचे 15 मिनट का एफ है तो ऊपर के 5 मिनट के एफ पे एंट्री मत लो अगर मार्केट नीचे आ रहा है, क्योंकि चांसेस हाई हैं कि मार्केट इस 15 मिनट के एफ को टैप करने आएगा और तुम्हारा एसएल खा जाएगा। बस इतना सा है फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स हमारे इस इशू को सॉल्व करता है कि हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के जो ऊपर एफ बनते हैं और उनके नीचे कोई हाई टाइम फ्रेम का एफ है तो इन एफ पे हम एंट्री ना लें। ये एक फ़िल्टर है फ्रैक्टल का। तो इतना जो डिटेल में आपको कंफ्यूज किया जाता है वो सब भूल जाओ।
इतना सा काम है फ्रैक्टल्स का, ठीक है। तो हम फ्रैक्टल्स का भी यूज़ करेंगे एज अ फिल्टर। उसके बाद आता है एंट्री मॉड्यूल फिल्टर्स। अब एंट्री मॉड्यूल फिल्टर्स ये थोड़े इन डेप्थ फिल्टर्स हैं। इन डेप्थ का मतलब है कि ये थोड़े से एडवांस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ना, हम एंट्री के टाइम, एग्जीक्यूशन के टाइम कैंडलस्टिक का बिहेवियर देखते हुए डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे एंट्री लेना सही होगा या नहीं होगा, और क्या ये एफ रिस्पेक्ट होगा या नहीं होगा। इसलिए इसको एंट्री मॉड्यूल फिल्टर्स बोला जाता है। इसमें आपके कई फिल्टर्स आते हैं, जैसे एस एम टी डाइवर्जेंस, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, स्मार्ट मनी टेक्निक डाइवर्जेंस, है ना। इसके अलावा आता है हमारा पी एस पी, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। इसके बाद आता है सी आई सी, क्रैक इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसके बाद थ्री कैंडल स्विंग आता है, सी आर टी आता है, एक्यू ब्लॉक आता है, प्रोटेक्टेड स्विंग आता है, इंगल्फिंग आता है। तो इन सब को हम देखते हैं ताकि हमें ये पता चले कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे कितने चांसेस हैं कि एफ रिस्पेक्ट होगा, और हम फेल होने के चांसेस अगर किसी एफ के हैं तो वहाँ एंट्री एग्जीक्यूट ना करें। इसी तरह हमारा अगला फिल्टर आता है टाइम बेस्ड फिल्टर, यानी टाइम फिल्टर। अब इसमें आती है हमारी क्वार्टरली थ्योरी, किल जोन्स। अब ये क्या करता है, ये हमें ना ये जज करने में हेल्प करता है कि मार्केट अभी फेज में कौन से है, एक्यूमुलेशन में है, मैनिपुलेशन में है, या डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो इसकी हेल्प से क्या हो पाता है ना कि हम अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज की ही एंट्री प्लान करने में ज़्यादा फोकस करते हैं, और मैनिपुलेशन और एक्यूमुलेशन जोन की एंट्री को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो टाइम बेस्ड फिल्टर भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये महज फिल्टर्स होते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर जो हमने, वो है आईडी मॉड्यूल, और ये ना आपकी ट्रेडिंग बदलने की पावर रखता है, क्योंकि आईडी मॉड्यूल एक ऐसा फिल्टर है जो जिस इनएफिशिएंसी के टैब पे आप एंट्री ले रहे हैं उसके बारे में आपको कई चीज़ें बताता है। पहला तो ये आपको प्रिवेंट करता है फ्रॉम टेकिंग एंट्री इन इनकंसिडरेबल एफवीजीज। अगर एफवीजी कंसिडरेबल नहीं है तो उस पर एंट्री लेने से प्रिवेंट करता है बिना कुछ और देखे। दूसरा, ये बहुत प्रिसाइज एंट्री एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है आपकी, और ये कुछ हद तक हमारे फ्रैक्टल्स का जो यूज़ है ना उसको एलिमिनेट कर देता है कुछ हद तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप में से मैक्सिमम लोग अगर जो भी इंस्टा से यहाँ आया वो आया भी इसी के लिए है कि हमें आईडी मॉड्यूल सीखना है। तो इसको भी हम बहुत इन डेप्थ सीखेंगे हम हर एक फिल्टर को बहुत इन डेप्थ, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग को उस क्लैरिटी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि चार्ट्स हमारे मन में बस जाए। एक चीज़ की अपने दिमाग में गार्ड बांध लो, अगर आज के बाद आपसे कोई कहता है कि भाई तूने यहाँ एंट्री बना ली, स्ट्रक्चर चेंज तो हुआ ही नहीं, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, तूने एंट्री कैसे बना ली, इंड्यूसमेंट तो हुआ नहीं, तूने एंट्री कैसे बना ली, तूने बिना फ्रैक्टल देखे एंट्री कैसे बना ली, तो उन भाई साहब से ये बोलना कि भाई इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा है कि मार्केट जब इनएफिशिएंसी को टैप करने आएगा तब हम एंट्री प्लान करेंगे, बाकी सारे फिल्टर्स हैं, और हमें कौन सा फिल्टर यूज़ करना है ये हमारा अपना डिसीजन है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि हम ये सारे फिल्टर ही हर इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करना शुरू कर देंगे। भाई पानी को इतना फिल्टर भी नहीं करना होता ना कि मिनरल्स ही खत्म हो जाए, ठीक है। और जिस तरह डीजल इंजन का फिल्टर तुम पेट्रोल इंजन में नहीं लगा सकते, उसी तरह ना हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें कौन से फिल्टर यूज़ करने हैं ये भी बहुत अलग चीज़ होती है। मतलब हम फ्यूचर में, अभी हम बेसिक सी बात है, सब सारे फिल्टर्स को डिस्कस तो करेंगे, बहुत डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन निफ्टी के लिए कौन से फिल्टर्स यूज़ करने हैं और क्रिप्टो के लिए कौन से फिल्टर्स यूज़ करने हैं ये बहुत अलग चीज़ है। जब हम इन सारे फिल्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद हम इस चीज़ पे आएंगे कि अब हम निफ्टी स्पेसिफिक फिल्टर्स देखेंगे कि हमें निफ्टी में यूज़ कौन से फिल्टर्स करने हैं, और फिर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के रूल्स क्या क्या हैं, निफ्टी में कब एंट्री लेनी होती है, कब नहीं लेनी होती है। इसी तरह जब हम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे जो 24 आवर चलता रहता है, जैसे क्रिप्टो हो गया, उसमें टोटली डिफरेंट रूल्स होंगे, क्योंकि उसमें हम कौन से फिल्टर यूज़ करेंगे जो निफ्टी में हमने कभी यूज़ भी नहीं किए होंगे। पहले हम बहुत ही डिटेल में सारे फिल्टर्स को अगले लेक्चर से वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, बहुत इन डेप्थ नॉलेज लेंगे ताकि आपके माइंड में खुद ही वो बनने लग जाए कि आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन सा यूज़ करना है। और उसके बाद हम एक एक करके हर एक इंस्ट्रूमेंट पे आएंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप बोलेंगे, जैसे पहले निफ्टी कवर करेंगे, फिर आगे क्रिप्टो कवर करेंगे, और उसमें देखेंगे कि कौन सा फिल्टर यूज़ करना इसमें बेटर है और हमें कौन से रूल्स यूज़ करने हैं। अब आपको इतना समझ आ गया है कि आपकी इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग का एक ही कोर कॉन्सेप्ट है, इनएफिशिएंसी का टैप होना और आपकी एंट्री लेना, बाकी सारे महज एक फिल्टर्स हैं। आईसीटी, एसएमसी के जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स और कोर कॉन्सेप्ट और ये सब हैं, ये सब सिर्फ फिल्टर्स हैं, ठीक है। तो इनको देख के ना ओवरवेल मत ही हुआ करो, वैसे
आपको कई बार यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, इंस्टा पे मिल जाएगा कि ये हो गया, ये वो हो गया। अरे भाई सब फिल्टर्स हैं, करेंगे ना हम भी, समझेंगे ना, पढ़ेंगे, फिल्टर्स ही तो हैं। अब तुम आईसीटी के कोई ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स ले लोगे, थोड़ा ऊपर एक्यू ब्लॉक जैसी चीज़ ले लोगे, तो तुम्हें अभी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि तुम क्या सोच रहे हो कि वो कोई रूल है। वो महज एक फिल्टर है बॉस, जस्ट अ फिल्टर। एक ना बहुत डीएम आ रहे थे कि सर एग्जीक्यूशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब हमारे पास अपने ट्रेडिंग के सेट ऑफ रूल्स हैं, हमारे पास अपना सिस्टम है, पर हम उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, पहले समझते हैं कि हमारा जो एग्जीक्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती क्यों है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है ना यार, पहले एक बात समझो, तुम्हें क्या लगता है कि मार्केट में जो इतने परसेंट लॉसेस होते हैं ये क्यों होते हैं? मतलब इतने जो लॉस हो रहे हैं, 90 से 95% ऑप्शन ट्रेडर्स आर इन लॉस, ये जो बोलती है सेबी, ये इसका रीज़न क्या है? देखो रीजंस कई हो सकते हैं, कईयों की स्ट्रैटेजी हो सकती है, कईयों का माइंडसेट हो सकता है, कईयों की साइकोलॉजी हो सकती है, पर एक सबसे बड़ा रीज़न बताऊं मैं आपको, वो है डिजिटल मनी। हम 50,000 का जब लॉस एसेट ले रहे होते हैं ना, वो सिर्फ 50,000 का एक नंबर होता है जो हमें दिखाई देता है। कभी ना 50,000 का एसेट लेने में जो तुम्हें कभी गम नहीं होगा, भाई 50,000 कैश तुम्हारे सामने मैं 500-500 के नोट रख दूंगा, तो नाले में फेंक के दिखाओ मुझे, आंसू आ जाएंगे। बस यही दिक्कत है, हम एसेट लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। ठीक है, हम ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, हम अपने रूल्स के अगेंस्ट चलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिखता है सिर्फ नंबर्स, पैसा तो दिखता ही नहीं है ना, कैश है ही नहीं, कैश इन हैंड। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक साइकोलॉजी या कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं हम ऑपरेंट कंडीशनिंग। आईटी की पढ़ा हुआ है आपने, तो इसको हम रेनफोर्समेंट लर्निंग भी बोलते हैं, अगर आप आईटी डिपार्ट से हैं, ब्रांच से हैं तो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब भी हम कोई ऐसे एक्शन करें जो अच्छे हैं, तो हम उसको रिवॉर्ड करें, इससे हमारे उन एक्शंस को स्ट्रेंथ मिलती है। और वहीं अगर हम कोई ऐसे एक्शंस करें जो गलत हैं, तो हम उसको पनिश करें, इससे हमारे उन एक्शन वीकर होते जाते हैं, वो वाले एक्शन। हम डॉग की ट्रेनिंग से लेके चैट जीपीटी की ट्रेनिंग तक इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग का। डॉग्स को ट्रीट देते हो ना, ट्रीट दे के सिखाते हैं, डॉग्स की ट्रेनिंग देखी होगी, कई बार इंस्टा पे देखी होगी। ट्रीट देते हैं तब वो सीखता है, और अगर नहीं करता तो ट्रीट नहीं देते। तो यही तुम्हें अपने साथ करना पड़ेगा। तो आज से गार्ड बांध लो, जब भी तुम अपने सेटअप के हिसाब से सही एग्जीक्यूशन करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि क्या मैंने अपने रूल्स को ढंग से फॉलो किया है। किया है तो अपने आप को कुछ गिफ्ट करो, कुछ रिवॉर्ड करो। और अगर तुमने अपना एग्जीक्यूशन सही से नहीं किया है, भले ही फिर तुम्हें प्रॉफिट ही क्यों ना हो जाए, तो अपने आप को पनिश करो। सिंपल सी बात है। और ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा पनिशमेंट दे दिया या कोई छोटा मोटा अवार्ड दे दिया जिससे तुम्हें कुछ वैल्यू ही नहीं है। भाई देने को एक चॉकलेट भी दो, ठीक है, लेकिन उसके बारे में खुशी मिलनी चाहिए। अगर तुम्हें खुशी नहीं मिल रही तो उसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? और ऐसे ही जब तुम कुछ गलत करो, तुम्हें गम मिलना चाहिए, पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे तुम्हें थोड़ा लगे यार आज पनिशमेंट मिला है। तभी तुम्हारी धीरे धीरे करके एक साइकोलॉजी डेवलप होगी, एक माइंडसेट डेवलप होगा, जब तुम फालतू की ट्रेनिंग में नहीं पड़ोगे, सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करोगे। ठीक है, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं यार जब कुछ अच्छा करता था तो एक चॉकलेट खा लेता था, तो अच्छा लगता था, क्योंकि और अच्छा क्या कर सकता हूँ, या फिर घूमने चले जाता था कहीं। ठीक है, और पनिश करने के लिए तो भाई मैं अपने आप को थप्पड़ मारता था। अब ये तुम मत करना, मेरा थोड़ा सेपरेट है, मैं घर वाले से थोड़ा सा जो है सेपरेट रूम में रहता हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं होती, थप्पड़ मारता हूँ, आवाज़ नहीं जाती। तुम्हारी आवाज़ चली गई है ना, घर वाले पागल समझेंगे, वैसे ही ट्रेडर को पागल ही समझते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से जज करो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन को भर दो यार, और थोड़ा शेयर करो वीडियो को। अगर वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लग रहा है तो उसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में रिव्यू दो। तुम रिव्यू दोगे तो हमारी भी तो ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी ना मेरे भाई। अभी तो इन्फॉर्मेशन लर्निंग का मौका दो, रिव्यू दो, तुम्हारे रिव्यू से मुझे पता चलेगा मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ, तो मैं उस पर काम कर पाऊंगा। मुझे भी ज़रूरत है भाई इन्फॉर्मेशन लर्निंग की। ठीक है, इसलिए कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, कमेंट में अपने आइडियाज़ भी शेयर करना, कैसे हम और बेटर ट्रेडिंग, हमारी ट्रेडिंग की टीचिंग को और बेटर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर से हम डिटेल में एक एक करके हर एक फ़िल्टर को डिस्कस करेंगे, इतना डेप्थ में पढ़ेंगे कि हर चीज़ माइंड में क्लियर होती हुई चलेगी। ठीक है, अपने घर वालों का ख्याल रखो, गर्लफ्रेंड को टाइम दो। ठीक है, और निस्वार्थ सेवा ज़रूर करो, क्योंकि लाइफ में सुकून उसी से मिलेगा, और सुकून से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता लाइफ में कुछ भी है। ठीक है, कमेंट शेयर और लाइक ज़रूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।